हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास की अपनी श्रृंखला में आज हम लोग मौर्य वंश को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले भी लेक्चर में भी बताया था, मौर्य वंश भारत का ऐसा पहला वंश था जिसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की रूपरेखा तैयार की, और न केवल रूपरेखा बल्कि उसे क्रियान्वित भी किया। हकीकत में एक बड़ा साम्राज्य बनाया भी, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको समाहित करता था, और सुदूर दक्षिण के कुछ हिस्से को छोड़ करके भारत से बाहर भी लंका, मलेशिया, थाईलैंड भी इसका विस्तार हुआ। फिर भी मौर्य वंश की जो वंशावली है वह चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इस संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी कहीं भी इतिहास में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए उनके वो क्षत्रिय हैं या शूद्र वंश से हैं, इस संबंध में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत है। सबसे पुख्ता और प्रामाणिक जानकारी मौर्य वंश के संबंध में अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसकी रचना तत्कालीन कौटिल्य के प्रधानमंत्री या सलाहकार चाणक्य ने दी, जिसमें उन्हें निम्न जाति का बताया जाता है। तमाम इतिहास को रेदने के बाद लगभग इतना तय है कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई राजवंश का व्यक्ति नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मगध के राजा बने और एक इतना बड़ा भारतीय अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी है ये कि लगभग 325-26 ईसा पूर्व, आज के लगभग 2300 साल पहले, जब भारत पे पहली बार विदेशी आक्रमण होते हैं, यूनान देश का एक वीर सैनिक, जिसे हम लोग सिकंदर कहते हैं जबकि यूनान के लोग उसे अलेक्जेंडर कह के पुकारते हैं, अपनी विश्व विजय की अभियान में यूनान से बहुत सारे भू क्षेत्र को जीतता हुआ भारत की सीमा तक आ जाता है। भारत की सीमा उस समय तक लगभग अफगानिस्तान तक थी। अफगानिस्तान में उस समय आम्भी नाम का शासक शासन कर रहा। आम्भी, इसको थोड़ा सा नोट कर लें। आम्भी कहीं मिलता, कहीं आम भी मिलता है, जिसने सिकंदर की सेना और उसके तेवर को देखते हुए सरेंडर कर दिया। युद्ध करने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया, और न केवल आत्मसमर्पण किया बल्कि सिकंदर को भारत के आगे के हमलों में मदद भी की। ये आम्भी ही था जिसने पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ, आम्भी का पड़ोसी शासक पुरु था, जहाँ का शासक पोरस था। पोरस और सिकंदर के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि इसमें सिकंदर जीता, लेकिन वो पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का पूरा राज्य लौटा दिया। पोरस का पूरा राज्य लौटा दिया। हाँ, तो बात ये चले सिकंदर के आक्रमण से। उसी समय पाकिस्तान में तक्षशिला शिक्षा केंद्र था, जो विश्वविख्यात था अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए। पूरी दुनिया से विद्वान आते थे वहाँ पढ़ने। वहाँ पे एक आचार्य थे या प्रोफेसर थे, कौटिल्य या चाणक्य नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, वो वहाँ पे आचार्य थे। तो उन्हें लगा कि हमारे राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, यूनान विदेशी लोग आक्रमण करने लग गए हैं, तो चलो चलते हैं मगध। चूंकि उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य मगध था, यानी भारत मगध है और मगध भारत है, इस टाइप का पर्याय है मगध भारत का। वहां पे एक शासक राज्य कर रहे हैं नंद वंश के, जिनका नाम है घनानंद। घनानंद को विरासत में एक बहुत विशाल साम्राज्य मिला, जो उसके पिता महापद्मनंद ने अर्जित किया था। घनानंद खुद में बहुत विलासी और योग्य शासक नहीं था, लेकिन चूंकि इतना विशाल साम्राज्य मिला तो पिता के वैभव पे
अपना विलासी जीवन व्यतीत कर रहा था। जनता भी इनसे नाराज थी, दरबारी मंत्री भी नाराज थे, सेना के बड़े पदाधिकारी भी घनानंद से खुश नहीं थे उसके व्यवहार से। ऐसे में चाणक्य ने एक सच्चे देशभक्त होने के नाते कहा जाके राजन कुछ करिए, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, विदेशी लोग आक्रमण कर रहे हैं और पूरे भारत को जीतने की उसकी आकांक्षा है। आप और दूसरे राजा लोग मिल करके एक संघ बनाइए और उसका प्रतिरोध करिए, रोकिए उसे। कहते हैं घनानंद उस समय नर्तकियों के भोग विलास में डूबा हुआ था और उसने चाणक्य को अपमानित करके दरबार से भगा दिया। और तब चाणक्य ने प्रण किया कि जो है इस अपमान का बदला तो तभी लिया जाएगा जब घनानंद को पद से च्युत कर देंगे। ऐसी अनुश्रुतियों के अनुसार, कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार, बहुत पुख्ता साक्ष्य इतिहास में नहीं है, कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है चाणक्य ने जंगल में कुछ खेल खेल रहे थे बच्चे, जिनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ है, बाकी दरबारी हैं। उस बालक से इतने प्रभावित हुए और उसे अपने साथ ले चलने को कहा और कहा तुम्हें मैं वास्तव में राजा बनाऊंगा। लेकिन चूंकि वो शिकारियों के झुंड का बच्चा था, शिकारियों के सरदार से बात पहुंची तो सरदार ने देने से मना कर दिया। बाद में चाणक्य ने 1000 चांदी के सिक्के, जिसे करखापण उस समय बोला जाता था, उस सरदार को दिए और बदले में उसने उस बच्चे को दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य जिसे कहा गया। कहते हैं 6 वर्ष तक चाणक्य ने उसे सारी विद्याएं, युद्ध विद्या, कूटनीति सिखाई और उसके बाद घनानंद पर आक्रमण किया। घनानंद की हत्या हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए मौर्य वंश की स्थापना की। इतनी तो बात ठीक है, लेकिन ये बात भी गले नहीं उतरती है कि आखिर एक सिंगल व्यक्ति कैसे इसी विशाल सेना को पराजित कर सकता है। तो ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं जब हम मुद्रा राक्षस वगैरह को देखा जाता है कि घनानंद की जनता बहुत नाराज है, उसके क्रियाकलापों को लेकर उनके दरबारी नाराज हैं, उनकी सेना में फूट है। तो घनानंद की सेना ही में फूट डाल के सेना के एक हिस्से को चंद्रगुप्त मौर्य का समर्थन मिला, उसने लीडरशिप की, नेतृत्व गुण उसमें ऑलरेडी थे, बचपन से घनानंद को पराजित किया और हत्या की और इस प्रकार से एक मौर्य वंश की स्थापना हुई। चलिए, ये तो रही कहानी। हम लोग ऐतिहासिक तथ्यों पर देखते हैं मौर्य वंश के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या क्या है। मौर्य वंश के संबंध में जानकारी के स्रोत पहले तो साहित्यिक स्रोत हैं कुछ, और कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। कुछ साहित्यिक स्रोत और कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में चाणक्य का अर्थशास्त्र नंबर 1 पे आता है, सबसे ज्यादा पुख्ता है। उसके बाद इंडिका आती है जो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज कौन है अभी हम लोग आते हैं इस पर, तो थोड़ी 2 मिनट 1 मिनट की चर्चा जरूर हो जाए मेगास्थनीज पे। एक्चुअली सिकंदर ने जब आक्रमण किया पोरस पे, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, कहा जाता है सिकंदर हारते हारते भागा। वो तो सिकंदर, उधर यूनान के इतिहासकारों ने सिकंदर को बहुत महिमा मंडित किया होगा और हो सकता है हम लोग पोरस को कर रहे हों, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ और जो रिजल्ट निकला उससे एक निष्कर्ष निकलना तो स्वाभाविक है कि पोरस की बहादुरी में कोई शक नहीं है। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सिकंदर ने आगे के सारे अभियान अपने कैंसिल कर दिए। इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि सिकंदर के लिए भी ये युद्ध बहुत आसान नहीं रहा होगा। अगर बहुत आसान रहा होता तो वो आगे भी अपने इस क्रम को कंटिन्यू करता। वो नहीं किया, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है इतिहास में। और सिकंदर वहां से वापस लौट गया और कहा जाता है वापस वो अपने घर भी नहीं पहुंचा, रास्ते में मस्तिष्क ज्वर से उसकी डेथ हो गई। सिकंदर ने ये सारा काम बहुत कम उम्र में किया जाता है, संभवतः 19 साल की एज में। रास्ते में ही बुखार से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद
सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया यूनान के। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। अब ये 305 ईस्वी की बात है। सिकंदर का आक्रमण लगभग 326-325 ईसा पूर्व की बात है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ वो 305 ईस्वी के आसपास की बातें हैं और वो झेलम नदी के आसपास हुआ। इसलिए हम लोग भारतीयों से झेलम का युद्ध कहते हैं। झेलम का ही प्राचीन नाम वितस्ता है, तो वितस्ता का युद्ध भी कह देते हैं। यूनान के लोग झेलम को हाइडे स्पीच कहते थे, इसलिए हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। तीनों बात है एक ही, चाहे हाइडे स्पीच का युद्ध हो, चाहे झेलम का युद्ध कहा जाए, चाहे वितस्ता का युद्ध, तीनों एक ही बातें हैं, एक ही नदी के नाम हैं। समय 305 ईसा पूर्व है। प्राचीन इतिहास में तारीखें नहीं आती हैं, लेकिन ये तारीख आती है, ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी घटना थी। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेगास्थनीज का परिचय देने के क्रम में ये बातें हम लोग कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए और ये सब घटनाएं हैं। कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर ने भारत आने से पहले जितने राज्य जीते थे, हेरात, कांधार, वो सब 4 राज्य दान में दिए मेगास्थनीज को, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये और अपना दूत मेगास्थनीज दिया, यानी मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत है। जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य से मुकाबला हुआ, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा हैं। युद्ध हुआ, पराजित हुए, तो अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और अपना दूत मेगास्थनीज दिया। मेगास्थनीज ने भारत में रहकर तक्षशिला वगैरह में अध्ययन किया, भारत में भ्रमण किया, भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा। उस किताब को हम लोग इंडिका कहते हैं। इस इंडिका में भारत की तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढेर सारी जानकारी है। आगे हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका को डिटेल में भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी केवल परिचय इतना समझ लीजिए, मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत है। सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर के आक्रमण के लगभग 20 वर्ष बाद भारत पर पुनः एक यूनानी शासक सेल्यूकस ने आक्रमण किया था और जो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। इतनी बात जान ले हम लोग। ठीक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावादन, ये बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। ये पूछे जाते हैं किस धर्म के ग्रंथ है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन से भी मिलती है, जिसके लेखक हेमचंद्र है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कुछ और साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे मुद्रा राक्षस है, कथा सरित सागर है, बृहत कथा मंजरी, इनसे भी मिलती है। मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है और बृहत कथा मंजरी के लेखक शिवेंद्र है। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मुद्रा राक्षस भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। एक्चुअली विशाखदत्त ने जो लिखा, जासूसों से जासूसी करवाई, किसकी? घनानंद की। घनानंद के बारे में लिखा, बहुत सारी जानकारी दिया, फिर मौर्य वंश के बारे में लिखा। और मुद्रा राक्षस नायिका विहीन ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नायिका का कोई रोल ही नहीं है। ठीक, थोड़ा सा ये, हाँ, विदेशी विद्वानों के भी विवरण मिले हमें, इनसे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इनके नाम जरूर याद रखिए, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, प्लिनी। इसमें जस्टिन और प्लूटार्क, इनके एक एक स्टेटमेंट है, कभी कभी पढ़ते हैं। प्लूटार्क का है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से समस्त उत्तर भारत को रौंद डाला। जस्टिन ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का झुंड है। इस टाइप के आते रहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखते हैं ये अभिलेख, कुछ मृदभांड मिले, इसलिए अभिलेख ज्यादा महत्वपूर्ण है मौर्य वंश के संबंध में। मौर्य वंश की संबंध में जानकारी के लिए अभिलेख 3 प्रकार के हैं। कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, कुछ अभिलेख अशोक के हैं और कुछ रुद्रदामन के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेख हैं, एक है सोहगौरा, दूसरा है महास्थान। सोहगौरा गोरखपुर में है और महास्थान बांग्लादेश में है। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक,
अभी इनकी लंबी सूची है, हम लोग अशोक को पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। शिलालेख का मतलब होता है जब पत्थर के एक बड़ी चट्टान पे कुछ लिख दिया गया लेख, तो शिलालेख हो गया। स्तंभ लेख का मतलब जब खंबे पे लिखा गया, स्तंभ लेख हुआ। गुहा लेख मतलब गुफा के अंदर, गुफा का तद्भव है गुहा, तो गुफा के अंदर जो लिखा गया वो गुहा लेख है। एक और इंपॉर्टेंट साक्ष्य है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे भी मौर्य वंश के बारे में ढेरों जानकारी मिलती है। ये गुजरात में है जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी बड़ा प्रामाणिक माना जाता है, सवाल खूब आता है यहाँ से। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा कि कैसे मौर्य वंश के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है, साहित्यिक, पुरातात्विक, इनमें से ये जो साहित्यिक रचनाएं हैं इनके लेखक पूछे जा सकते हैं, ये बौद्ध जैन ग्रंथों के नाम पूछे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दोनों अभिलेख सोहगौरा, महास्थान बहुत पूछे जाते हैं। विदेशी विद्वानों के नाम जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संबंध में जो जानकारी दी, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, प्लिनी पूछे जाते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मेगास्थनीज की इंडिका भी थोड़ा सा पढ़ने का महत्वपूर्ण विषय है। आगे ऐसे ही बने रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। चलिए, मौर्य वंश को पढ़ने के क्रम में थोड़ा हम लोग उनके जो स्रोत थे, जैसे मौर्य वंश के संबंध में बहुत अधिक जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, इंडिका से मिलती है, तो अर्थशास्त्र और इंडिका का थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग अशोक को पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र को भी डिटेल में पढ़ेंगे, और उधर मेगास्थनीज का जो भारतीय सोसाइटी को समझने का व्यू था उसको भी समझेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र का मूल विषय है राजनीति व लोक प्रशासन। इससे इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह सवाल बहुत आता है और बच्चे बहुत गलत करते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति व लोक प्रशासन का विषय है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नहीं, केवल नाम है उसका देखने में। चाणक्य ने लिखा। चाणक्य का मूल नाम अजय था, बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य है, चाणक्य से ही चाणक्य बना। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये मैकियावेली कौन है, अभी इस पे आते हैं हम लोग। चाणक्य को द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण की भी उपाधि दी गई। अर्थशास्त्र के वर्तमान स्वरूप का संकलन मैसूर संग्रहालय के शाम शास्त्री ने 1909 में किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर नोट डाउन कर लें, पोज करके नोट भी कर लिया करें जहां जरूरत समझे। ये आपको बता दूं, शायद मैंने कभी बताया नहीं, एनसीईआरटी का सार प्लस बेसिक जो टेक्स्ट बुक्स हैं, दोनों को मिला करके हमारे नोट्स ही हैं, लगभग 14 साल पुराने होंगे। हमारे नोट्स ही हैं जिनमें बेसिक जो कंटेंट है, रॉ मटेरियल तो एनसीईआरटी है, प्लस बेसिक बुक्स और कई सारे टॉपर्स के नोट्स मिला करके ये तैयार हुआ था। तो इसका लाभ उठाएं। शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय में 1909 में अर्थशास्त्र का संकलन किया। अर्थशास्त्र में 15 भाग है, 180 उपभाग है, 6000 श्लोक हैं, और ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब गद्य और पद मिश्रण। ये हम लोग निशान लगा दें नहीं तो भूल जाएंगे, मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चंपू शैली में लिखा गया ग्रंथ है। चंपू शैली का मतलब गद्य और पद दोनों एक साथ। और अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। ठीक, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है, ये जो भैया जब हिंदी पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। लेकिन पहला इतिहास का मास्टर है जो इतिहास में हिंदी घुसेड़ रहा है। अन्य पुरुष को समझने के लिए आपको उत्तम पुरुष पता होना चाहिए और मध्यम पुरुष भी। हिंदी में 3 शैली मानी जाती है पुरुष। सर्वनाम के भेद हैं ये, सर्वनाम के जो भेद हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में, उसमें उत्तम का मतलब होता है मैं और हम, मध्यम का मतलब है तू, तुम, आप, और अन्य का मतलब है अदर, थर्ड पार्टी। जैसे मैं हूं और मेरा मित्र है, मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, भाई मैं सबसे श्रेष्ठ हूं,
और मेरा मित्र हो गया मध्यम पुरुष, बाकी सारी दुनिया अन्य पुरुष है। ठीक, अन्य पुरुष शैली का मतलब यह है, वह है, ये वे इस टाइप के जो वर्ड हैं वो अन्य पुरुष शैली के प्रतीक माने जाते हैं। उत्तम में मैं और हम, मध्यम में तू तुम। जैसे एक और थोड़ा रूपक समझ लीजिए, कोई कथावाचक वक्ता है, कुछ लोग सुन रहे हैं, श्रोता है। जो वक्ता है वो उत्तम पुरुष है, जो वहां पांडाल में बैठे हुए श्रोता हैं वो मध्यम पुरुष है, बाकी सारी दुनिया अन्य पुरुष है। यह है, वह है, ये वे, ये सब। तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। और चंपू शैली में ये भी याद रखिएगा। दूसरा, इंडिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज कौन है? हमने अभी चर्चा करी थी। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत है, जो यहाँ 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, जिसने भारत के बारे में बहुत सामाजिक आर्थिक, भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का बहुत विशद विवेचन किया है। इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद मैकिंडर ने किया, लेकिन इंडिका का जो वर्तमान स्वरूप का संकलन है ये श्याम शास्त्री जी ने मैसूर संग्रहालय में 1909 में किया। ये वही श्याम शास्त्री हैं जो यहाँ पे हैं। ये दोनों एक ही व्यक्ति, इन्होंने शोध किया अर्थशास्त्र पे, समता मौर्य डायनेस्टी पे शोध किया होगा, उसी पे इन्होंने बड़ा ही अच्छा संकलन किया। यूँ तो मेगस इंडिका में बहुत सारे भारत के बारे में जानकारी है, समाज की भी, उस समय के धार्मिक रीति रिवाजों की भी, प्रशासनिक सिस्टम का। लेकिन पाटलिपुत्र को पालिव्रोथा कहा है, और पाटलिपुत्र की सुंदरता का बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा कि उस समय पाटलिपुत्र में घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, दास प्रथा नहीं थी, जबकि वो इतना प्राचीन समय था, दास प्रथा हर जगह थी, हर राजवंशों में थी, दास प्रथा नहीं थी। सड़कों सफाई की बहुत तारीफ की है, सेना बहुत अनुशासित थी, लोग अपने आप में बहुत डिसिप्लिन थे, कल्चर्ड थे लोग। इस टाइप का मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी दी है। इसको हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, रुकते हैं इसी वीडियो में, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।